हीट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बस आप अंडरलाइन करते रहो, ठीक है। देखो, बोल रहा है कि आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतों और रेशों से बनाए जाते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं किससे बनाए जाते हैं? जंतुओं से बनाए जाते हैं। बोले ये, हाँ, आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल का मतलब होता है सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हल्के रंग व सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जब गर्मी होती है तो हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अगर सूती वस्त्र नहीं पहनेंगे तो हमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा, है ना, ठंडी लगेगी, मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगी। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही उपयुक्त होते हैं। उनका कहने का मतलब है कि शीतकाल में घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का भी अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? तो उसका मतलब ये है कि हम कैसे जान पाते हैं कोई वस्तु गर्म है या होता है ना। तो देखो, कह रहा है हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला दिया गया कोल्ड एंड हॉट दिया गया है ना, दिया गया ना, ठंडा एंड गर्म दिया गया कि नहीं दिया गया? बोल रहा आपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती हैं। जैसे चाय कैसी होती है? गर्म होती है, ठीक। बर्फ ठंडी होती है, ठीक। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म और ठंडे रूप में पहचानिए। तो हमें तो पता है ना कि बर्फ़ कैसी होती है? ठंडी होती है। और चाय कैसी होती है? गर्म होती है। कुछ वस्तुएं ठंडी होती है जबकि कुछ गर्म होती हैं। कुछ वस्तुएं, हाँ, जैसे मोमबत्ती क्या होती है? जब मोमबत्ती जलता है, स्टोव भी जलता है तो कैसा होता है? बहुत गर्म होता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? छूना नहीं चाहिए, मतलब हमें छू के महसूस नहीं करना चाहिए कि ये क्या है। अब जैसे आपको देखो पता होगा कि जैसे कुछ वस्तु गर्म और ठंडी होती हैं। जैसे आप गर्म ठंडी की बात करेंगे तो देखा होगा आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड होती है, तो कोल्ड लिख दो, ठीक। आगे चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय के प्याले में कैसी होती? गर्म होती है, क्योंकि जब चाय गर्म होगी तो चम्मच भी क्या होगा? गर्म होगा। फलों का रस कैसा होता है? ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती गर्म होती है, कैसी होती है? हाँ। बोल रहा है कि वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा बहुत ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है या ठंड है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके ही लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियों या विश्वसनीय है? मतलब हम हर वस्तु का पता किससे लगाते हैं बच्चे? छू के लगाते हैं। किससे लगाते हैं? छू के लगाते हैं। जैसे आपको दिया होगा 3 पात्रों में पानी का अनुभव करना, ठीक। ए बी सी में दिया गया है, ए बी सी। बोल रहा है 3 पात्र हैं, बर्तन लीजिए, इनमें से ए बी सी, ठीक, दिए गए। ए पात्र में ठंडा पानी है जबकि बी पात्र में क्या है? गर्म पानी है। मतलब पहले वाले पात्र में कैसा है? गर्म है, ठंडा पानी मान लो। दूसरे वाले में कैसा है? गर्म है, दूसरे वाले में गर्म पानी है। अब कुछ ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर तीसरे में डाल दो। तीसरा वाला पानी कैसा है बेटा? गर्म और ठंडा मिक्स है। मतलब वो मान लो, हाँ, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा, ठीक। आगे दिया गया है वाम को पात्र में दाहिने दक्षिण हाथ को बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 व 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिएगा। अब दोनों हाथों को एक पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों एक जैसा अनुभव करते हैं? वो कह रहा है कि पहले दोनों पात्र को आप डालिए, दोनों हाथों को पहले ए और बी में डालिए तो आपको ठंडा गर्म महसूस होगा। फिर आपको क्या करना है? फिर दोनों हाथ को आप किस में डालना है बेटा? सी में, सी वाले पात्र में डालो। फिर वहाँ पता करो कि गर्म है कि ठंडा है, ठीक। आगे दिया गया है अगर मान लो गर्म होगा तो क्या हो जाएगा? अगर कोई पात्र गर्म होगा तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ठीक। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि भाग मतलब सी में गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी को ठंडा बताता है। मैं निष्कर्ष कैसे निकालूं? एक हाथ बोला गर्म है, एक हाथ बोल रहा है क्या है? ठंडा है, ठीक।
बोल रहा है कि बूझो बूझो का उलझन यह दर्शाती है कि निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्म की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाले युक्त को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर दिया गया है कि जो टेम्परेचर को मापता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक, थर्मामीटर वाला दिया गया ना, तो तापमापी को मापने वाला थर्मामीटर कहते हैं। ठीक, कह रहा है अब दिया गया तापमापन। बोला क्या आपने कभी तापमापी देखा है? यदि याद कीजिए जब आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर के द्वारा ही मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा ही मापा जा सकता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर को ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो देखते हो डॉक्टर वाले के पास एक थर्मामीटर होता है जिससे वो मापता है। देखा होगा बुखार वगैरह आपको देखते हो लगा के मापता है, तो क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं उसे। ठीक, आगे दिया गया किसी थर्मामीटर को आपने हाथ में पकड़िए और इसको ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर के चित्र को अनुसार दिखाई देता है। आगे दिया गया है, देख रहा हो डॉक्टरी थर्मामीटर बना होगा, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये डॉक्टरी थर्मामीटर दिखा होगा, डॉक्टर्स मीटर दिख रहा? ठीक है, वहीं पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस पे पता है क्या भरा होता? मरकरी। क्या भरा होता? मरकरी भरा होता है। हाँ, अब एक चीज़ याद रखो, मैंने आप नहीं है वो दिया गया। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? बल्ब में पारा भरा होता है। पारा वही तो बताया, मरकरी Hg, जो बहुत ही मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर होने पर तुरंत गर्म हो जाता है और धमकी बता देता है टेम्परेचर कितना है। ठीक, बल्ब के बाहर नली के पारे को एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। ठीक, यदि पारे की धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर आपको ताप मापने का मापक्रम स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग में किए जाने वाले मापक्रम को सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। तो थर्मामीटर का जो ऊपर देखते होगे वो पारा नापने वाला किस में होता है? सेल्सियस में होता है। किस में होता है? सेल्सियस में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लो। बूझो वाला देखो, बूझो जो दिया पूछ रहा है, बूझो दुविधा में है कि बोला दो मापकरों में कैसे पढ़ें कि पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस पैमाने को अपनाया है। किसको अपनाया है? हमेशा हम किसको डिग्री में किसको मापते हैं? सेल्सियस में। डिग्री में किससे मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। ठीक, और इसी स्केल को उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? दूसरा मापक्रम क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है, जिसका परिसर कितना होता है? 94 से लेकर 108 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 94 से लेकर 108 डिग्री तक होता है। बोल रहा है फ़ारेनहाइट, 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 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे दिया गया देखो, उसी में नीचे दिया गया डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक ताप को माप सकते हैं। जो आपने पूछा है ना वो यही दिया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम कितने डिग्री माप सकते हैं? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आगे दिया गया थर्मामीटर से ताप मापना। क्या दिया गया? थर्मामीटर से टेम्परेचर मापना है ना। बोला आइए हम सीखते हैं थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक कह रहा है, एक के बाद एक द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को छोटे छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है, तो चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब तक ये छोटे भाग का 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तक होगा। बोल रहा है उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिएगा। जब हम लोग कभी भी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छी तरीके से बोल रहा है कि थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए पूर्णरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिएगा। कुछ झटके का मतलब तो ऐसे पकड़ते जो पारा ऊपर चढ़ा होता है वो कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। बोला झटके देने से पूरे तल के नीचे आ जाएगा। जो पारा होता है ना वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल नीचे आ जाता है फिर।
हाँ, बोल रहा है यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। कहाँ रखना पड़ता है? जीभ के नीचे, और यहाँ भाई दबा सकते हैं, मतलब उसके नीचे भी दबा सकते हैं ना। ठीक, जीभ के नीचे दबाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। अब उसका पाठ्यक्रम नोट कीजिएगा। यह आपके शरीर का ताप को सदैव 1 मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्लैक पूरा लिखा है, ब्लैक से पूरा लिखा है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री से लिखा है, उसको पूरा अंडरलाइन कर लो। बोल रहा है कि पहली अपने शरीर का ताप माप वह चिंतित हो गई है क्योंकि वह ठीक थे 37 सेल्सियस नहीं था। आइए विश्वास दिलाइए। बोल रहा है क्रियाकलाप देखो 3.2। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से कुछ मित्रों को से कम 10 के शरीर के ताप मापिए और प्रेक्षण कीजिएगा। अब वो कह रहा है कि अपने मित्रों का भी क्या करना है? ताप मापिए और उनका क्या करें? प्रेक्षण कीजिएगा। तो देखो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। बोल रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी दिया गया है। सावधानी जो पूरा वो ऐसे दिया गया पर्पल कलर से। बोल रहा है थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उपयोग के पश्चात धोना हमें क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। धोने के लिए पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा होता है। ठीक, सुनिश्चित किए गए उपयोग से पहले पारे को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें क्या करना चाहिए? नीचे लेकर आना चाहिए। कहाँ तक लाना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेकर आना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। आगे दिया थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब किसी कठोर वस्तु से मान लो थर्मामीटर को आप टकराओगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। भाई थर्मामीटर जो होता है वो किसका? कांच का होता है। बोल रहा थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। किससे नहीं पकड़ना चाहिए? बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आगे दिया गया है कुछ विद्यार्थी के शरीर के ताप, है ना, सम स्टूडेंट्स, है ना, सम स्टूडेंट्स लिखा होगा टेम्परेचर। तो बोल रहा है क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का समान ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में हमें समान ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। वह स्वास्थ्य व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। आगे दिया गया बूझो जानना चाहती है मस्तिष्क को नटखट विचार आया है। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है। तो पहले उसको क्या करना चाहिए? देखो वो क्या कह रहा है, गर्म मिल्क को, हॉट मिल्क को नापने के लिए बोल रहा है कि हम गर्म मिल्क में अगर थर्मामीटर डाल दे तो क्या होगा, वो ही कह रहा है। तो चेतावनी देखो, हाँ देखो चेतावनी दे रहा है। कह रहा है डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप मापने के लिए छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी भी मत कीजिए, क्योंकि थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है ये? तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी इसको आग और धूप के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। मरकरी और क्या जो भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर के मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। शायद जल सकती है। कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर केवल उपयोग मानव शरीर के ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप समानता 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तथा 42 डिग्री से क्या होता है? अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे दिया प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी माप काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी, इस आपको अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिएगा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक, बोल रहा है जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी को भी कुछ सबसे पहले छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिएगा। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप को इन मान की आवश्यकता होगी। अब देखो वो कह रहा है विभिन्न प्रयोजनों के लिए समझो, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किए जाते हैं।
मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे दिया गया है, जैसे आइए देखते हैं तापमापी का उपयोग कैसे करते हैं। देखो क्रियाकलाप 3 पॉइंट, देखो एक्सपेरिमेंट 3 पॉइंट। देखो उसने किस में डाल दिया है, जल में डाल दिया, गर्म जल में थर्मामीटर डाल दिया। किस में डाल दिया है, गर्म जल में डाल दिया। बोल रहा है कि प्रयोगशाला के तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। बोला किसी बीकर में मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिएगा, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसके पारे तल की गति को देखिए। ठीक, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी पाठ्यक्रम का नोट कीजिए और इस समय जल का ताप बताइए। कह रहा है कि पारे को जो हमारा ये थर्मामीटर है इसको आपने जल में डाला, आप जल का टेम्परेचर नापिए कि कितना है। ठीक, बोला कक्षा के विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप तुलना कीजिए, क्या इन पर मापों गए कुछ विभिन्नताएं हैं, संभव कारणों पर चर्चा भी कीजिएगा। इतना बड़ा नहीं होता। बोला प्रयोगशाला का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यक्रम लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों को अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। जो तापमापी टेम्परेचर होता है हमेशा उसको सीधा खड़ा करके रखते हैं, लिटा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ को गिरा होना चाहिए जिस पर ताप को मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों पर नहीं छूना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बल्ब जो होता है बर्तन की दीवारों पर नहीं छूना चाहिए। अब देखो बूझो बोल रहा है कि बूझो को अब एक समझ आ गया है कि उच्च तापों का मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। किया गया है बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च ताप मापनों के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन वह अभी उलझन में है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। बोल रहा आइए इस प्रश्न की खोज का प्रयत्न करते हैं। बोल रहा है कि इसे एक गर्म जल में लीजिए, तापमापी को बल्ब को जल में डुबाइए, पारे के तल के स्थिर होने का प्रतीक्षा कीजिएगा। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो नोट कीजिए कि अब तापमापी जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। ठीक, क्या आप देखते हैं कि जैसे कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। वो कह रहा है कि जैसे हम पानी को थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो उसका थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होने लगता है, धीमे धीमे नीचे क्या करने लगता है, गिरने लगता है। ठीक, इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यक्रम तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा जाता हो। जब वस्तु को किसी जल में रखा गया हो तभी उसका टेम्परेचर में क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि स्मरण कीजिए कि शरीर का ताप मापते समय पाठ्यक्रम नोट करने के लिए थर्मामीटर का मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। बोल रहा है क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इसे प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। बोला डॉक्टरी थर्मामीटर के मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर भी परीक्षण कीजिएगा। बोला आप बल्ब के पास कोई विभिन्न किंक देखते हैं। क्या देखते हैं, किंक देखते हैं बल्ब के पास। तो आप देखोगे डॉक्टरी थर्मामीटर के विभिन्न होता है। तो वो दिखाई दे रहा है। विभिन्न का क्या लाभ है, क्या यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि किसी तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। बूझो जानना चाहता है। तो बोल रहा है कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में जहाँ छोटा थर्मामीटर बना, देखो एक नया थर्मामीटर बना होगा, छोटा सा है, नया टाइप का दबाने वाला। ठीक, बोला तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। आजकल देखो वो देखा होगा एकदम ये लोहे का ऊपर होता है हल्का सा, उसी को दबा लो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, टेम्परेचर बताने लगता है।
दिया गया, देखो हीट ट्रांसफर दिया गया, हीट ट्रांसफर है ना, ऊष्मा के स्थान। बोल रहा है संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वो तप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। क्या है, बोल रहा है कि जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडा होने लगती है। अब जब आप मान लो हीट आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लो आपने एक लोहे की रॉड ली और आपने जैसे उसको लगाया, गर्म किया, ठीक, गर्म करने के बाद जैसे आप हटा लोगे तो धीमे धीमे क्या होने लगती है, ठंडा होने लगती है। ठीक, ये ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा बर्तन में परिवेश की ओर स्थानांतरण हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ये ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो जो ऊष्मा होती है ना बेटा, देखो इधर हीट जो होती है गर्म से कहाँ की ओर जाती है, ठंडे की ओर। कहाँ की ओर, है ना, गर्म से कहाँ की ओर जाती है, ठंडे की ओर जाती है। बोल रहा पहली जानना चाहते कि आपका क्या अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, होगा। बोल रहा ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करते हैं। बोल रहा एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। आप छड़ के दूसरे को गर्म कीजिएगा। कर रहा है ना, दो ईंटों के बीच में क्या रख दी, एक रॉड को रख दी है। बोल रहा है कि किसी धातु को पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन करना। आप मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती के ऊपर एक रॉड को रख दो, देखो धीमे धीमे गर्म होगी। बोल रहा मोम के टुकड़े का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले, कह रहा है कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। ठीक, बोला ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन में हत्ती से पकड़कर इसे बिना हाथ जला उठा सकते हैं, वो कह रहा है, नहीं उठा सकते ना। देखो आगे दिया गया है, टेबल बनी होगी 3.3 टेबल, देखो 3.3 टेबल देखो 3.3 और दिखाई दी, दिया गया है स्टील चम्मच। बोला दिया गया है सब्सटेंस, बोला पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है धातु है, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है ना, तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। बोला जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जान देता है उसमें ऊष्मा चलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखा उसमें ब्लैक पेन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, इंग्लिश में क्या लिखा है, हीट ट्रांसफ़र। हाँ ठीक, इनके उदाहरण है जैसे एल्युमिनियम दिया गया है, आयरन, कॉपर, पदार्थ होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं। कुचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ कंडक्टर। हाँ ठीक, बोल रहा है हाँ, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मा विरोधी होती है। आप प्लास्टिक की लकड़ी ले लो, प्लास्टिक ले लो और चाहे प्लास्टिक की लकड़ी ले लो, ठीक, आप देखो उसको गर्म करो, देखना हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक, बोला जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता करते हैं। बोला एक्टिविटी 3.8 देखो, बोला गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए और इसके किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने के कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्तर होने की प्रतीक्षा कीजिएगा। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क से पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल धीरे से रखिए। क्या रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 फार्मूला। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला लिख लो, KMnO4। O4 ऐसे लिखना, देखो
के कैपिटल, फिर के एम एन स्मॉल, ओ ऐसे लिखो, फिर ओ में ऐसे नीचे फोर। हाँ हाँ, इस तरीके दिखाया था, के एम एन ओ फोर, ठीक। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर को गर्म करना। क्या करना? मोमबत्ती जला गर्म करना। बोल रहा आपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब गर्म बोला, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल को ऊपर उठता है, इस प्रकार गर्म जल। क्रियाकलाप 3.48 बोला गोल पेंदे के फ्लास्क लीजिएगा, यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए और इसको किसी तिपाही पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फिर अगर यह फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क की गेंद पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। पोटेशियम परमैंगनेट जब आप क्रिस्टल धीरे से रख देंगे तो आप क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का फार्मूला होता है KMnO4, KMnO4 होता है, ठीक है। आगे दिया गया है, अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए, ठीक। फिर आगे दिया गया, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का एक जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल उसका स्थान उसका स्थान लेने आ जाता है, ठीक। आगे दिया, फिर यह जल भी गर्म होकर भी ऊपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं, ठीक। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। देख सकते हो ये एक फ्लास्क है और इसमें जल में ऊष्मा का संवहन हो रहा है। आगे दिया गया, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म को ऊपर उठती जाती है, इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक। अब 3.9 में देखेंगे हम लोग एक्टिविटी। कह रहा है कि एक मोमबत्ती जलाइए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आप दोनों हाथ समान गर्मी गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो किस हाथ में अधिक अनुभव कर रहे होंगे? तो ये भी देखो, वायु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संबंध द्वारा ना। आगे दिया गया, सावधान अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। दिया गया, ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर हाथ गर्मी। अब देखते हैं जो समुद्र का ये जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे संवहन होता है। ये प्रक्रिया ठंडा गर्म की चलती रहती है, ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, ठीक। ये देख सकते हो बेटा, ये गर्म से ठंडे की ओर, ठंडे से गर्म की ओर, और थल समीर, ठीक। ठंडे से गर्म ठंडे की ओर। अनुभव करता है कि यह तथापि पार्श्व की वायु संबंध द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वायु लौ के ऊपर की वायु के जैसी गर्मी नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं तथा दिन के समय स्थल धरती तथा तल जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। बोला इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है।
बोला चक्र को पूरा करने के लिए स्थल को गर्म गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर बह जाने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। ठीक, समुद्र समीर की ठंडी वायु को लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियों समुद्र की ओर बन जाती है और रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा अधिक ठंड गति होती है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। बोला ये थल समीरी कहलाती है। इस पर घटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव करता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों इस प्रक्रम में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश विस्तार में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, सूर्य से ऊष्मा तक अन्य प्रक्रम द्वारा, जिसे हम विकिरण कहते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु तथा जल आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो जाता है नहीं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हम इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते ही समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही प्रवेश को स्थानांतरण करता है और हमारा शरीर विकिरण द्वारा प्रवेश को ऊष्मा देता है। इसे हम ऊष्मा ग्रहण कहते हैं। ठीक, आगे दिया गया सभी गर्म पिंडों विकिरण के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब हम ऊष्मा विकृत किसी अन्य वस्तु को टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग आवेशित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा को अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और धूप में बाहर की ओर जाते समय कुछ छाते का उपयोग करने के परामर्श क्यों दिया जाता है। आगे दिया सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, आइए पता लगाते हैं। ठीक, एक्टिविटी 3.3 में बोला टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला, दूसरे को बाहरी पृष्ठ को सफेद से पेंट कीजिएगा। ठीक, दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरे तथा इन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दिए। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप मापिए। क्या आप दोनों को ताप में कुछ अंतर पा सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो बोला काले तथा सफेद के 2 बर्तन आपको लेना है। इसमें एक में काले बर्तन में पानी रखना है, दूसरे में सफेद बर्तन में पानी रखना है। तो वो कह रहा है कि जब अधिक गर्म है तो केवल जल को छूकर भी आप दोनों का ताप अंतर अनुभव कर सकते हैं। आगे दिया गया क्रियाकलाप 3.11 बोल रहा है। इसमें हमने 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों लीजिए। दोनों में समान मात्रा में समान तापमान लगभग 60 डिग्री तक आप तो गर्म जल में भरिए। दोनों डिब्बों के किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए और 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल को ताप ज्ञात कीजिए। बोला क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान है या कम है। ठीक, बोला इन क्रियाकलापों में से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हल्के रंग कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश क्या करते हैं, अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र को आरामदायक होते हैं। क्योंकि जब सूरज निकलता है ना, तो सूर्य क्या करता है, सूरज अगर काले कपड़े पहनते हो तो उसमें अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है हमारी हीट होती है, गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, ठीक, वो उष्मा को परिवर्तित कर देते हैं ना। बोलना अपने घर को ठंडा व गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन का एक भवन बनाना संभव है, जिन पर बाहर की गर्मी और सर्दी का कोई भी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए उनसे बीच में वायु का एक परत बंद हो सकता है।
ऐसा करने की विधि भवन निर्माण में खोखली ईंटों के ऊपर उपलब्ध है। ठीक। ठीक। बोला सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण उष्ण क्यों बनाए रखते हैं? बोला सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी ऊन ऊष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है और वायु शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। बोला मान लीजिए सर्दियों में आपके एक मोटे कंबल अथवा एक ऊपर जो टुकड़े पतले कंबलों में किसी एक चुनाव करके उपयोग करने की छूट हो तो इनमें किसी चुनेंगे क्यों? याद रखिएगा कि दो कंबलों के बीच वायु की परत विद्यमान होती है। ठीक है। आगे बोल रहा आपने क्या सीखा? बोला किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्री पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। बोला ताप किसी वस्तु की उष्णता को कोटि की माप होती है। तापमापी वह युक्ति जिसमें ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। अन्य परीक्षणों के लिए इसका प्रयोग तापमापी का प्रयोग करते हैं। इन तापमान परिसर का -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मानव शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड में निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर 3 प्रक्रियाओं में स्थानांतरित हो सकती है। ये चालन या संवहन विकिरण कहलाती है। ठीक। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है तथा द्रवों तथा गैसों द्वारा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। आगे दिया है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है। कह रहा गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषित होती है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में हल्के रंग की वस्तु में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। बोल रहा सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊनी वस्त्र में अधिक रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको देखो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करो। और एक बात याद रखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376। ठीक। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, इस पर लिंक पे जुड़ जाइए और यहाँ से PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है।